हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए ठीक है। तो कल हमने लेक्चर कहाँ ख़त्म किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा था हमारा टेंस के अंदर। ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इस टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों पड़ा, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों पड़ा, इसका मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो जो डायरेक्ट आज की वीडियो देख रहे हैं वो पहले अपने पहले के लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना, वरना आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? ओके। तो हम दो कॉन्सेप्ट्स कर चुके थे। पहले मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, मुझे बताना इसमें एरर क्या है। आई एम नेवर ईटिंग फास्ट फूड। आई एम नेवर ईटिंग फास्ट फूड। अब क्या बोलेंगे कि मैं कभी भी फास्ट फूड नहीं खाती। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें एम ईटिंग हटा के क्या करना पड़ेगा? नेवर ईट फास्ट फूड। नेवर ईट फास्ट फूड। ठीक है, नेवर मैंने दोबारा लिख दिया है। ओके, क्लियर है सभी को? समझ में आया? तो हमें ये सेंस देखनी पड़ेगी सेंटेंस की कि वो सेंटेंस में एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने कौन सा टेंस यूज़ किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास अलग अलग टाइप की वर्ब्स होती हैं। ठीक है, उसमें से कुछ टाइप्स हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप देखते हैं कि हमारी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ किसको दिखाती हैं? स्टेट को दिखाती हैं। और जो वर्ब्स सिर्फ स्टेट को दिखाएंगी उनको हम क्या बोल देते हैं? स्टेटिव वर्ब्स। जो सिर्फ स्टेट को दिखाएंगी उनको हम क्या बोल देते हैं? स्टेटिव वर्ब्स। सिर्फ अवस्था को दिखाती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टेटिव वर्ब। सेकंड, कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं जो हैपनिंग को दिखाती हैं। हैपनिंग को दिखाती हैं, या फिर आप बोल देंगे कि एक्शन गोइंग ऑन, चल रहा है। ठीक है, एक्शन को दिखाती हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? हैपनिंग वर्ब्स। हैपनिंग वर्ब्स, या फिर हम बोल देते हैं एक्शन वर्ब्स। हैपनिंग वर्ब्स या फिर बोल देते हैं एक्शन वर्ब्स। क्लियर है? जिससे हमें काम के होने का पता चलता है, उन वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब्स कह देते हैं कि हाँ एग्जैक्टली कोई काम हुआ है या हो रहा है। ठीक है, ओके। एंड थर्ड टाइप की वर्ब होती है हमारी पोजेशन वर्ब्स। पोजेशन वर्ब्स। पोजेशन वर्ब्स। ठीक है, तो जो किसको दिखाती हैं? पोजेशन को दिखाती हैं, अधिकार। पोजेशन मतलब होता है भाई अधिकार। ठीक है, पोजेशन मतलब होता है अधिकार। तो जो अधिकार को शो करें उन वर्ब्स को हम क्या बोल देते हैं? पोजेशन वर्ब्स बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे बात करते हैं। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं इनका कि कैसे हम वर्ब्स को पहचान सकते हैं। कैसे हम वर्ब्स को पहचानेंगे कि ये स्टेटिव वर्ब है या एक्शन वर्ब है या पोजेशन वर्ब है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको सेंटेंस लिखूं कि आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो डेली। आई ईट अ मैंगो डेली, मैं डेली मैंगो खाती हूँ। अब देखो, ईट जो है वो वर्ब तो एक्शन वर्ब ही है। वर्ब तो कैसी है? एक्शन वर्ब ही है। लेकिन मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना, कि मैं डेली मैंगो खाती हूँ। उस टाइम मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं मैंगो खा रही हूँ, या मैंने ये नहीं बोला मैं मैंगो खा चुकी हूँ, या मैंने ये नहीं बोला मैंने मैंगो खा लिया। अगर इस तरीके से बोलती तो वो एक्शन शो करता कि भाई कोई काम हुआ है। लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं मैंगो खाती हूँ। दैट मीन्स कि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको कि मैं डेली ये काम करती हूँ। तो सिर्फ ये एक्शन वर्ब तो है बेटा ईट, लेकिन ये सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रही है आपको? इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है।
क्लियर सभी को? ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख दूं, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक मैंगो खा रही हूँ। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं मैंगो खा रही होंगी उस टाइम पे अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो मतलब कि मैं मैंगो खा रही हूँ। अब इसी ईट वर्ब ने है तो एक्शन वर्ब ही, एक्शन भी शो कर दिया हमें, और एक्शन भी शो कर दिया तो हमने इसको किस में लिख दिया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर लिख दिया। क्लियर है चीज़ें सभी को? वेरी नाइस। तो हम इनको कैसी वर्ब्स बोल देते हैं बेटा? एक्शन वर्ब्स बोल देते हैं। सबको समझ में आया? क्लियर है? वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिख रही हूँ कि मैं लिख रही हूँ, एक लिख रही हूँ आई नो हिम, और एक मैंने लिखा आई एम नोइंग हिम। आई नो हिम एंड आई एम नोइंग हिम। ध्यान से डिफरेंस समझना। अब मुझे ये बताइए कि मैंने कहा कि मैं उसे जानती हूँ, नो का मतलब होता है जानना, मैं उसे जानती हूँ। तो मुझे ये बताइए कि जो जानना है वो सिर्फ स्टेट अवस्था को दिखाएगा या कोई आगे अगर मैं दूसरे टेंस में इसको लिखूंगी तो कॉन्टिन्यूअस भी दिखाएगा, मतलब एक्शन भी दिखाएगा हमें कि कोई एक्शन होगा? नहीं दिखाएगा ना कभी भी कि कोई एक्शन हुआ, नहीं दिखाएगा ना। हाँ, तो जब जो ऐसी वर्ब्स जो सिर्फ स्टेट को दिखाएं, जो सिर्फ स्टेट को दिखाएं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? स्टेटिव वर्ब्स बोल देते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं बोलते कि मैं उसे जान रही हूँ, भाई मैंने आधा जान लिया है, मैं जान रही हूँ, ठीक है। या तो क्या बोलते हैं? मैं उसे जानती हूँ, या मैंने उसे जान लिया, या मैं उसे जान चुकी हूँ। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो इसका मतलब क्या है? और भाई जब हमें एक्शन दिखाना है कि कोई काम हो रहा है, एग्जैक्ट में कोई काम हुआ है, तो उसमें तो हम कॉन्टिन्यूअस यूज़ कर लेते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूअस यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो नो वर्ब है वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं आ सकती, क्योंकि ये हमेशा ही हमें सिर्फ एक स्टेट दिखाएगी। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो आप मेरे फेसबुक पेज इंग्लिश बाय मिलन सिंह पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो जो नो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। पास्ट में बोलेंगे तो भी बोलेंगे आई न्यू हिम, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे तो आई हैव नोन हिम। लेकिन इसकी कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बन सकती, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस से तो हम एक्शन को शो करते हैं भाई। कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ आपकी एक्शन वर्ब ही आ सकती है। क्लियर है सभी को? कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ आपकी एक्शन वर्ब ही आ सकती है, इसलिए हम स्टेटिव वर्ब को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कोई डाउट बेटा किसी को? समझ में आया सभी को? ठीक है, ओके। एक सेंटेंस और देखिए, मैं एक सेंटेंस और लिख रही हूँ। अगर मैं बोलूँ आई एम बीइंग अ टीचर, आई एम बीइंग अ टीचर। अब इसकी मीनिंग निकाले तो क्या निकल के आ रहा है? कि मैं टीचर बन रही हूँ, मैं टीचर बन रही हूँ। अब बेटा ये थोड़ी है कि आधी टीचर बन ली और आधी अभी भी बन रही हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। अब क्या होता है, या तो मैं बोलूँगी कि मैं टीचर हूँ, या मैं बोलूँगी कि मैं टीचर नहीं हूँ, दोनों में से एक ही चीज़ होगी ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मैं आधी टीचर तो बन ली और आधी अभी बन रही हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एम बीइंग की जगह पे क्या करना पड़ेगा? आई एम अ टीचर, कि मैं एक टीचर हूँ। समझ में आया सभी को? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आगे बात करते हैं। चलिए बेटा आगे देखिए। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। अब बताइए क्या मैं, ये कोई एक्शन वर्ब है? हैव क्या कोई एक्शन शो कर रही है हमें? नहीं, एक्शन शो नहीं कर रही। मैं सिर्फ क्या कह रही हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है। तो मैं इसको क्या ये लिख दूंगी कि आई एम हैविंग अ कार, तो क्या कोई सेंस निकल के आएगी? आई एम हैविंग अ कार, ठीक है, कोई सेंस नहीं निकल के आती हमारे पास। तो कभी भी हम पोजेशन के लिए आईएनजी फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस में हम उसको नहीं लिखते। तो सही क्या होगा? आई हैव अ कार। तो पोजेशन वर्ब किसको बोलते हैं? जो अधिकार शो करता है कि आई हैव अ कार। ऐसे ही मैं अगर बोल दूं कि आई हैव अ ग्रेट फैन फॉलोइंग,
आई हैव अ ग्रेट फैन फॉलोइंग, तो कभी भी ये नहीं लिखेंगे आई एम हैविंग अ ग्रेट फैन फॉलोइंग, ठीक है, क्योंकि मैं अधिकार शो कर रही हूँ, पोजेशन शो कर रही हूँ, तो उसके लिए हमें आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप पढ़ते हैं हैविंग भी, कई जगह पे आपको क्या मिलता है, हैविंग, वो जानेंगे बेटा हम कल जानेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कल से मैं आपको एक एक स्टेटिव वर्ब या स्टेटिव वर्ब कराऊंगी। स्टेटिव वर्ब अभी फ़िलहाल हमने क्या पढ़ा कि जिन पे आईएनजी नहीं लग सकता या फिर जो स्टेट को शो करती हैं सिर्फ, लेकिन कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं हमारी जिन पे हम आईएनजी भी यूज़ कर सकते हैं। अब आईएनजी यूज़ करेंगे ना उनके ऊपर, तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है वो ना रह के उसका मीनिंग कुछ और बन जाएगा। तो वर्ब्स हम कल से शुरू करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा वोकैब पोर्शन कराने जा रही हूँ इसके बाद, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो हम वर्ब्स को जानेंगे अब कि हैव पे आईएनजी भी लग सकता है, लेकिन कब लग सकता है वो हम कल पढ़ेंगे। क्लियर सभी को? ठीक है, वोकैब पोर्शन पे आ जाइए। इसके बाद थोड़ा सा वोकैब पोर्शन कर लेते हैं। चलिए, वोकैब पोर्शन में हम लोग करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, एक बार मैं पढ़ा रही थी क्लास में, तो मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, ठीक है। तो क्लास में पढ़ा रही थी तो ज़्यादातर बच्चे हरियाणवी बोलते हैं आसपास के, तो पीछे से आवाज़ आती है कि के पढ़ावा है या, क्या आवाज़ आती है कि के पढ़ावा है या, ठीक है बेटा। तो मैं जब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराती हूँ तो मुझे ये बात ज़रूर याद आती है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रही हूँ, तो जो हरियाणा के बच्चों ने लेक्चर वीडियोस या मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उन्हें बता दूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रही हूँ, जिसका मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ओके, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे रूट मेथड से, रूट मेथड से करेंगे, ठीक है। रूट मेथड से करेंगे। अब रूट मेथड का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर हमने कोई वर्ड ले लिया, ठीक है, उससे नए शब्द बनाना, एक वर्ड से और नए शब्द बनाना, उस वर्ड को हम क्या बोल देंगे, रूट वर्ड। जिससे हमने नए शब्द बनाए उस वर्ड को हम क्या बोल देंगे, रूट वर्ड बोल देंगे। तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है गैमी। आज का जो रूट वर्ड है हमारा वो है गैमी, और गैमी का मतलब होता है रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू मैरिज। क्लियर है सभी को? ठीक है, आज का पहला वर्ड लिखते हैं, लिखिए, दैट इज मोनोगैमी, मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है, मोनो मतलब देखो, मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब होता है सिंगल, और गैमी मतलब होता है मैरिज, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, और गैमी का मतलब है मैरिज। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक विवाह प्रथा, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोगैमी। जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में भी मीनिंग लिख लेना, अगर आपको याद ना रहे तो। एक विवाह प्रथा, तो लिखिए, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग one life partner at a time, practice of keeping one life partner at a time, एक समय पे एक ही शादी रखना कहलाता है मोनोगैमी। सेकंड लिखिए, दैट इज बायगैमी। सेकंड लिखिए, बायगैमी। अब बाय मीन्स टू एंड गैमी मीन्स आपको पता ही है मैरिज। बाय का मतलब होता है टू। तो देखिए, इसके लिए दो विवाह प्रथा, दो विवाह प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग टू लाइफ पार्टनर्स एट अ टाइम। इसमें ये जो एट अ टाइम लिख रहे हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई,
कि एक ही समय पे एक शादी, एक ही समय पे दो शादियाँ, ठीक है। इट मीन्स दो विवाह प्रथा, जिसने एक ही समय पे दो शादियाँ की हो, उसके लिए हम उस प्रथा को हम क्या बोल देते हैं, बायगैमी। ऐसे ही अगर हम ये पर्सन के लिए यूज़ करेंगे वर्ड तो बन जाएगा मोनोगैमिस्ट, और ये बन जाएगा बायगैमिस्ट। समझ में आया सभी को? पर्सन के लिए अगर हम बोलेंगे कि वो तो मोनोगैमिस्ट है, दैट मीन्स उसने सिर्फ एक ही शादी की है। अगर हम बोलें कि वो बायगैमिस्ट है, इसका मतलब कि उसने दो शादियाँ की हैं एक ही समय पे। ये नहीं कह रहे कि डिवोर्स के बाद दूसरी, एक ही समय पे दो शादियाँ, तो वो बायगैमिस्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देन आगे बात करते हैं। बेटा आपने नोट्स ज़रूर बनाते रहना साथ साथ, वरना फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताती भी रहती हूँ आपको कि जो आप अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखिए, पोलीगैमी। पोलीगैमी। अब पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, और गैमी का मतलब पता ही है मैरिज। तो बहु विवाह प्रथा, मतलब कि दो से ज़्यादा अगर शादियाँ की हैं किसी ने, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलीगैमिस्ट। पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, और प्रथा के लिए यूज़ करेंगे पोलीगैमी। तो लिखिए, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग more than 2 life partners at a time. Practice of keeping more than 2 life partners at a time. एक ही समय पे दो से ज़्यादा शादियाँ रखना कहलाता है आपका पोलीगैमी, और पर्सन के लिए यूज़ करेंगे तो क्या बोल देंगे, पोलीगैमिस्ट। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखिए, दैट इज मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट। अब मीसो जो वर्ड होता है भाई, रिलेटेड होता है हेट। मीसो जो वर्ड है वो रिलेटेड टू हेट होता है, ठीक है। तो लिखिए, गैमिस्ट लिख दिया, दैट मीन्स हम पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो लिखिए, वन हु हेट्स मैरिज। वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता हो उसे क्या कह देते हैं, मीसोगैमिस्ट। नेक्स्ट लिखिए, दैट इज फिलोगैमिस्ट। फिलोगैमिस्ट, ठीक है। फिलो वर्ड है जो वो रिलेटेड टू लव होता है। फिलो जो है वो रिलेटेड टू लव होता है, और गैमिस्ट रिलेटेड टू मैरिज होता है। तो लिखिए, वन हु लव्स मैरिज। वन हु लव्स मैरिज, ठीक है। जो शादी से प्यार करता हो उसे कहते हैं फिलोगैमिस्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, देन आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लिखिए, एंडोगैमी। 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 नेक्स्ट जो भी नंबर है वही डाल लेना, एंडोगैमी। ओके, अब एंडो दैट इज रिलेटेड टू इनसाइड। रिलेटेड टू इनसाइड, तो लिखिए, मैरिज विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। जिसने एक ही समाज के अंदर, एक ही धर्म के अंदर, या एक ही कास्ट के अंदर शादी की हो, उसे क्या कहते हैं, एंडोगैमी कहते हैं, ठीक है। एंडो मीन्स इनसाइड, तो एक ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप, सोसाइटी, रिलीजन या फिर कास्ट में शादी की हो, ठीक है, उस प्रथा को हम क्या कहते हैं, एंडोगैमी। नेक्स्ट लिखिए, एक्सोगैमी। एक्सोगैमी। अब एक्सो वर्ड है जो वो होता है रिलेटेड टू एग्जिट, रिलेटेड टू एग्जिट, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, दैट इज मैरिज आउट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप,
सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, कुछ भी हो। तो इसका मतलब क्या है, अपने ग्रुप, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी जाति से बाहर शादी करना, किसी दूसरे में शादी करना क्या कहलाता है आपका, एक्सोगेमी कहलाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, नोट डाउन कीजिए, देन आगे बात करते हैं। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखिए, हाइपरगैमी। हाइपरगैमी, हाइपरगैमी। अब हाइपर का क्या मतलब होता है, अबाउ। अब कहते हैं ना ज़्यादा हाइपर मत हो, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा पारा बहुत हाई हो जाता है, तो हम कहते हैं ज़्यादा हाइपर मत हो, है ना। तो हाइपर मीन्स अबाउ। तो लिखिए मैरिज, मैरिज इन एन इक्वल और हायर ग्रुप। दोबारा से वही वर्ड्स आ जाएंगे सारे, सोसाइटी, रिलीजन या फिर कास्ट। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, हाइपरगैमी। दैट मीन्स कि अपने इक्वल या फिर अपने से ऊपर जाति में या समाज में शादी करना क्या कहलाता है, हाइपरगैमी। इसका अपोजिट लिखिए, दैट इज हाइपोगैमी। अब हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिलो। हाइपो का मतलब याद रखने के लिए बता रही हूँ, हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा, बिलो। तो क्या लिखेंगे, मैरिज इन अ लोअर ग्रुप, सोसाइटी, रिलीजन या फिर कास्ट। ठीक है, तो अपनी जाति से, अपने समाज से, अपने धर्म से नीचे शादी करना क्या कहलाता है, हाइपोगैमी। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, दैट इज अ नियोगैमिस्ट। नियोगैमिस्ट। अब नियो का मतलब क्या होता है, न्यू, नया। ठीक है, न्यू, नया, जिसने नई नई शादी, जिसकी अभी अभी शादी हुई हो, उसे हम क्या कह देते हैं, नियोगैमिस्ट। तो लिखिए वन हु न्यूली मैरिड, वन हु न्यूली मैरिड। तो न्यूली मैरिड को हम क्या कहते हैं, नियोगैमिस्ट। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, देन आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स थे आपके गैमी से रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वर्ड्स आपको याद करने हैं, इनमें से एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता भी है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो आपको ये वर्ड्स, रूट वर्ड से मैंने आपको बताए हैं, तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। फिर भी किसी भी आपको वर्ड में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे इंग्लिश बाय मिलन सिंह पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? वेरी नाइस। चलिए रब कर दो इसको। ओके, अब इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, स्पेलिंग करा दूँ, स्पेलिंग करेक्शन कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, पहले भी मैंने लेक्चर में आपको स्पेलिंग करेक्शन कराई थी। तो स्पेलिंग करेक्शन के लिए पहले आप खुद से स्पेलिंग लिखेंगे, जो भी वर्ड मैं बोलूँगी, देन आप मैच करेंगे कि आपने सही लिखी है या नहीं, कि कोई गलती तो नहीं की है, और उसी के सामने फिर सही लिख लेंगे अगर आपने गलत लिखी है तो। और जहाँ पे आपने गलती की है उसको मार्क कर लेना कि मैंने यहाँ गलती की थी, इसकी सही स्पेलिंग ये है। ठीक है, तो आज की पहली स्पेलिंग लिखेंगे एनिवर्सरी। स्पेलिंग लिखिए एनिवर्सरी, सालगिरह, एनिवर्सरी, सालगिरह। अब बेटा कई बार हम ये सोचते हैं, जैसे ही वर्ड एनिवर्सरी आता है तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ भाई शादी के लिए, मैरिज के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, मैरिज एनिवर्सरी बोलते हैं। ऐसा नहीं होता, सालगिरह किसी भी चीज़ की हो सकती है। मान लो आपका बर्थडे आ रहा है तो वो भी एक टाइप से एनिवर्सरी ही होती है। ठीक है, तो एनिवर्सरी वर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मैरिज से रिलेटेड ही इस वर्ड को यूज़ करेंगे। चलिए स्पेलिंग देखते हैं, स्पेलिंग क्या होगी, दैट इज़ एनिवर्सरी। सबसे ज़्यादा दिक्कत एक तो यहाँ मिस्टेक करते हैं, एक यहाँ मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं मिस्टेक, लेकिन ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो यहाँ होती है कि यहाँ पे
ई लगा देंगे, यहाँ ए लगा देंगे, स्पेलिंग गलत हो जाएगी। ये मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग तोड़ के लिखी है, इकट्ठी स्पेलिंग लिखेंगे हम तो वो यही बनेगी एनिवर्सरी। अब इसको याद रखने का एक छोटी सी ट्रिक है, अगर मैं बोलूँ एनी का वर सैरी है, एनी का वर सैरी है। अब एनी एक लड़की का नाम है, उसका वर कौन है, सैरी है। हिंदी में हम कहते हैं ना वर वधू, तो एनी का वर जो है वो कौन है, सैरी है। तो जब हम एनी वर्ड को किसी लड़की का नाम मान लेंगे तो यहाँ कभी भी ई हमसे लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि कभी एनी वर्ड एनी किसी का नाम लिखेंगे तो ज़्यादातर हम आए ही लिखते हैं। ठीक है, यह सिर्फ याद रखने की ट्रिक है कि आप जो ये मिस्टेक करते हैं आए और ई की, ये मिस्टेक ना करें। क्लियर सभी को? ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग लिखिए बेटा सिगरेट। सिगरेट, सीक्रेट नहीं, सिगरेट, सिगरेट। ठीक है, ओके, लिखिए स्पेलिंग सिगरेट की। ये करेक्ट स्पेलिंग है बेटा। तो इसको हम सिगरेट ना बोल के सिर्फ याद रखने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए हम इसको बोल सकते हैं सिगारेट, सिगारेट। ठीक है, सिगारेट। तो उससे हम क्या करेंगे, ये मिस्टेक नहीं करेंगे ए ना लगाने की। ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं सिगरेट, ए साइलेंट हो जाता है, और ए साइलेंट हो जाता है तो हम लगाएंगे नहीं, 4 ऑप्शन हमें दिखेंगे, तो जैसे हम बोल रहे हों उसको उसी तरीके से हम उसको टिक करके आ जाएंगे। तो आप इसको सिगरेट ना बोल के क्या याद रख सकते हैं, सिगारेट। क्लियर है सभी को? ठीक है, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग लिखिए। अब नेक्स्ट स्पेलिंग लिखिए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्मामीटर जिसे हम हिंदी में कहते हैं थर्मामीटर, तो थर्मोमीटर जिससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, तो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए थर्मोमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है ना, डिवाइस को ही तो हम कहते हैं कि ये थर्मोमीटर है जिससे हम अपना टेम्परेचर मेज़र करते हैं। अब गलती कहाँ होती है इस स्पेलिंग के अंदर, यहाँ पे हम आर ई लिख देते हैं, क्योंकि मीटर की स्पेलिंग यही होती है METRE, है ना। अब मुझे ये बताइए जब आपने METRE लिखा तो ये तो बेटा एक मेज़रमेंट है, एक यूनिट है। क्या है, मेज़रमेंट है, एक यूनिट है। ओके, और जो ये थर्मामीटर है ये क्या है, डिवाइस है। जो थर्मामीटर है वो क्या है, डिवाइस है। तो बेटा जब यूनिट की स्पेलिंग लिखेंगे मीटर तो वो आएगी RE, लेकिन जब डिवाइस में हम मीटर वर्ड यूज़ कर रहे होंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, ER। ऐसे ही हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक मीटर है, ठीक है, या फिर वाटर मीटर है, पानी का मीटर है, या हमने थर्मामीटर बोला। अब इलेक्ट्रिक मीटर भी तो एक डिवाइस ही है ना। पानी का मीटर जो है वो भी तो एक डिवाइस ही है। तो जब अभी ना हम बात करेंगे डिवाइस की तो हम क्या स्पेलिंग लिखेंगे, METER, और जब हम बात करेंगे यूनिट की, मेज़रमेंट की, तो हम क्या लिखेंगे, METRE। क्लियर है सभी को, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग लिखिए ओकेजन। ओकेजन, ओकेजन। ठीक है, चलिए लिखिए ओकेजन, OCCASION, ओकेजन। अब देखिए ओकेजन में क्या होता है कि यहाँ पे गलती होती है कि हम डबल S लिख देते हैं। ठीक है, ओकेजन में कहाँ गलती होती है कि हम डबल S लिख देते हैं। अब डबल S लिख देंगे तो हमारी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। अब हम कैसे याद रख सकते हैं कि C डबल आएगा या S डबल आएगा, जिस तरीके से मैं याद रखती हूँ वो ट्रिक आपको बता रही हूँ कि रीजनिंग हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, हर एग्जाम के लिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। अब रीजनिंग में हम A to Z अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 अप टू 26, है ना। तो मुझे ये बताइए जो C का नंबर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और S का मतलब नंबर कितना होता है, आई थिंक 19 होता है, देख लेना ध्यान से कि 19 ही होता है। चलिए, तो C का नंबर जो है वो 3 होता है और S का नंबर जो है वो 19 होता है। अब मुझे ये बताइए दोनों में से छोटा कौन सा है, C है छोटा। अब घर में क्या होता है बेटा कि जो छोटे भाई बहन होते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कोई चीज़ लेके आए खाने के लिए तो क्या करते हैं, छोटा भाई बहन होता है हम उसको ज़्यादा देते हैं, खुद कम खाते हैं, है ना। छोटे भाई बहन को ज़्यादा देते हैं और खुद कम खाते हैं। तो वहाँ यहाँ पे वही रिलेशन है छोटे भाई बहन वाला, ये बड़ा है ये छोटा है तो छोटे को भाई 2 बार लिख दो, छोटे को ज़्यादा चीज़ दे दो तो छोटे को 2 बार लिख दो और जो बड़ा है उसको सिंगल लिख दो। तो ये गलती आपसे ओकेजन की स्पेलिंग में कभी भी नहीं होगी। क्लियर है सभी को, समझ में आया? ठीक है, वेरी नाइस। तो जिसने ये गलती की हो वो ध्यान से लिख लेना।
ओके, तो आज का लेक्चर बेटा यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और मुझे ज़रूर बताएं फेसबुक पेज पे मैसेज करके कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, और बाय बाय, टेक केयर।